क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल फ्यूसिस फिजिक्स। तो बच्चा आज का जो लेक्चर है वो है बच्चा ग्रेविटेशन के ऊपर। हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर। बच्चा बड़ा आसान टॉपिक है ना, आसान चैप्टर है बट लगता नहीं तुम लोग को ना, आसान कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एंड तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं है ना। तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर है ना, वैसे डाउट बहुत तुम्हारे माइंड में होंगे पहले से ही है ना। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, डिफरेंस क्या है, वेट क्या है, मास क्या है, थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, बायोन्सी क्या है, बायोन फोर्स क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ बता देंगे। ठीक है ना, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में, बस तुम लोग बने रहो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जो तुम्हारा एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है उससे। चलो यार बनाओ तुम लोग नोट्स सब। ठीक है, और तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक तुमको जानना है वो है बच्चा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना। हेडिंग तुम्हारा पहले यही होने वाला है। लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है ध्यान से। और मैं भी थोड़ा सा है ना बढ़िया ट्राई करता हूँ लिखने का, वैसे वाइट पे ये चलेगा ना बढ़िया। चलो टॉपिक का नाम क्या है बच्चा, पहला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हालांकि जो तुम्हारा टॉपिक है बच्चा, ये जो लॉ है ना, ये जो तुम्हारा लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको प्रपोज किया है न्यूटन चाचा ने। किसने बच्चा, न्यूटन ने। हालांकि एग्जाम में पूछता है, रेयर केस है, 2 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है ना, क्लास 9 के लेवल पे, 10th 11 12 कुछ नहीं जानना है मेरे को, बस क्लास 9 पे आते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन तुमको मैं बता दूंगा क्या होता है। मतलब जितने तुम्हारे मन में डाउट है ना बच्चा, पहली बात सुन लो, जितने तुम्हारे पास डाउट हैं ग्रेविटी को लेकर के, ग्रेविटेशन को लेकर, एग्जाम में पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। कंफ्यूज नहीं होना है तुम लोग को, मैं बताऊंगा पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, टेंशन मत लो। तो सबसे पहली बात है ना, वैसे तुम लोग तो कहानी सुन लो। कहानी क्या है बच्चा कि अच्छा मान लो पहले के टाइम पे जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं है ना, अर्थ के बारे में या सन के बारे में, जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या सब पहले से थी नॉलेज में? ऐसा नहीं था। ठीक है ना, यानी जो पहली थियरी मेरे हिसाब से जो आई थी, वो आई थी बच्चा कौन सा, जियोसेंट्रिक थियरी। दूसरी आई हेलियोसेंट्रिक थियरी। फिर अब तो एक नया थियरी तुम्हारा प्रपोज हो चुका है, जहां पे हम लोग बोलते हैं बच्चा सन भी मूवेबल है, यानी सन भी तुम्हारा गैलेक्सी का चक्कर मार रहा है। हालांकि ये इसीलिए बोलता है बच्चा ना, फिजिक्स के अंदर जितने भी थियरी हैं वो स्टेबल नहीं है, वो चेंज होते रहते हैं, वो हमारे कभी भी स्टेबल होने वाले नहीं। मतलब अगर किसी ने लिख दिया तो ऐसा नहीं कि मतलब सत्य ही है, सही है, ऐसा नहीं है बच्चा, चेंज हो सकता है। थियरी फिजिक्स का कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग इस पर डिस्कस ही नहीं करने वाले। हालांकि जितने भी मैंने टॉपिक तुमको बताया अभी, सब कुछ तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे, क्लास 11th में। तो क्लास 9th के लेवल पे जितने भी तुम्हारे पास टॉपिक हैं वो मैं पढ़ाऊंगा और अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो बड़ा आराम से तुम लोग सोचो पहले, है ना, सोचो मत। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअल में क्या है वो ध्यान समझना। हालांकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह काम करता है, इवन यू आर अर्थ, अगर तुम अर्थ पे भी हो तब भी तुम्हारे काम करने वाला है। ठीक है, चलो इसमें बोला क्या उन्होंने मैं बताता हूँ। ठीक है ना, वो ध्यान समझना। चलो ये तुम्हारा मान लो एक प्लेनेट है बच्चा, क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट समझते हो ना, है ना, गोला, अर्थ तो मान लो, अच्छा चलो अर्थ ही बना दिया। ठीक है, ये प्लेनेट है, कोई दिक्कत। चलो मान लो बच्चा इसका मास m1 है, मास क्या है, m1 है। ठीक है, दूसरा प्लेनेट लेते हैं हम लोग, दूसरा प्लेनेट है ये। ठीक है, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, सैटर्न बोलते हैं क्या, शायद जिसमें रिंग होते हैं, सैटर्न है ना। ठीक है, चलो ये तुम्हारा अर्थ है और ये सैटर्न है। लेट्स से दैट कि इसका जो मास है बच्चा वो m2 है। कितना है, m2 है। बहुत ध्यान समझना, इसका मास m2 है और इसका मास m1 है। और एक खास बात, चलो हम मान लेते हैं बच्चा कि इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस जो है वो r है। कितना है, r है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब ये अपनी तरफ इसको खींच रहा होगा, ये इसको खींच रहा होगा, दोनों क्या कर रहे हैं बच्चा, बीच में अट्रैक्शन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, वाह लिखना भी बंद हो गया, अट्रैक्शन कर रहे होंगे। और तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स ही है। ठीक है ना, वो रिपल्सन कभी हो ही नहीं सकता है। क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा हमेशा। क्या होगा बच्चा, अट्रैक्शन होगा। बट समझो पहले मैं क्या बोला बताओ, कि ये प्लेनेट बच्चा m1 है और ये क्या है, m2 है। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्लियर है बात, मतलब ये इसको खींच रहा होगा, वो इसको खींच रहा होगा, है ना। लेकिन अगर अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो बच्चा इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा होगा, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा। हाँ, तो एक्चुअल में तुम्हारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के है, कि एक्चुअल में तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ये कितना होता है। ठीक है, कितना होता है और क्या होता है, चलो बताते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है बच्चा इसको लेकर के वो है ये
कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है वो क्या है बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों के मास के मल्टीपल के, प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब ये जो मास m1 है और ये जो मास m2 है, इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया, ये पहला पॉइंट है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। बहुत ध्यान समझना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ अभी, मतलब ऐसा कुछ थ्योरी टाइप नहीं लिख रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ इतना समझते चलो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेम यही तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चा F, अब क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, किसके होगा, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दो पॉइंट हो गया बच्चा, हो गया ना। ये इक्वेशन सेकंड बोल लो, क्या बोल लो, इक्वेशन सेकंड। मैंने क्या बताया बोलो, ध्यान समझो पहले, मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स F है जो इन दोनों के बीच में काम कर रहा होगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, इन दोनों के मास के मल्टीपल के होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सेम फोर्स जो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा यहाँ पे, वो क्या होगा, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा। दो पॉइंट। अब इन्हीं दोनों का यूज करके अपन हम एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स को लेकर के है ना, ये कितना एक्चुअल में होता है वो वही हम डिराइव करने वाले हैं। चलो बोलेंगे बच्चा क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। ध्यान देना, अब दोनों ही चीजें फोर्स के बारे में है ना, तो मैं एक फोर्स लिख भी लेता हूं। चलो यहाँ पे अब प्रोपोर्शनल साइन दोनों में है ना साइन, तो मैं साइन भी लिख लेता हूं। बट ध्यान दो, m1 m2 बच्चा ऊपर के केस में है ना, न्यूमरेटर में है, तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा बच्चा, ऊपर लिखूंगा m1 और m2। नाउ लिसन, ये 1 अपान है, दैट मीन्स अपान में आएगा r स्क्वायर, तो इसको मैं अपान में r स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो ये यहाँ तक तुमको समझ में आ गया होगा ना, बड़ा आसान चीज था ये, एकदम आसान था ना, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलो अब मैं इस फोर्स जो तुम देख रहे हो बच्चा साइन, ये प्रोपोर्शनल वाला, इसको हटाते हैं और एक कांस्टेंट आता है। बस ध्यान देना, जब भी तुम यहाँ से इस साइन को हटाओगे एक कांस्टेंट आने वाला है। क्या आने वाला बच्चा, एक कांस्टेंट आने वाला है। वो क्या होगा, यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज G। कितना होता है बच्चा बताओ, वो होता है G, यानी इसको हटाए तो G आ गया। क्या आ गया, G आ गया। और ये कितना होगा, अब G कितना होगा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे तुम देखो ध्यान से, मैंने इसको हटाया G आया, लेकिन ऊपर वाला सब कुछ सेम ही है। क्या लिखूंगा बच्चा, m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। यहाँ से एक नया फॉर्मूला तुमको मिलता है बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो कहाँ से आया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया है। कहाँ से आया बच्चा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया है। क्लियर है बच्चा, यानी मैंने क्या बताया तुमको, पहला पॉइंट क्या था कि दो प्लेनेट है, दो सेलेस्टियल बॉडी है, कुछ भी ले लो दो है, ठीक है ना, जो भी है दो ही है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। इसका मास m1 मान लो, इसका मास क्या मान लो, m2। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स F काम कर रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा, इन दोनों के मास के मल्टीपल के होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा, कि इनके बीच का जो डिस्टेंस r है ना, वही फोर्स जो होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, किसके, इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये तुम्हारा हो गया दो पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट तुम लोग को समझ में आ गए होंगे, तो फिर तुम यहाँ पे आए और मैंने क्या किया, दोनों F था तो मैंने एक F यहाँ लिख लिया, और साइन सेम ही था, तुमने साइन भी लिख लिया बच्चा समझने के लिए। ठीक है, m1 m2 ऊपर था तो मैंने m1 m2 ऊपर लिखा, और नीचे क्या है बच्चा, r के स्क्वायर, मैंने r के स्क्वायर भी लिख लिया। फिर ध्यान देना, मैंने इस साइन को रिप्लेस किया, और जब भी मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा एक कांस्टेंट G आता है, विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी लिख देता हूं, ठीक है ना, क्या होता है बच्चा G, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर वैल्यू क्या होती है, अरे बिल्कुल बताएंगे बच्चा, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है जी की वैल्यू तो बच्चा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी के न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और केजी के पावर कितना होगा, -2। अरे यार नहीं दिखेगा इधर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। ये तुम्हारा क्या है बच्चा, यूनिट है, किसका है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का है। वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 के पावर -11 होती है। समझ में आया कि नहीं। चलो इसको मैं थ्योरी केस में लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे थ्योरी लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान समझना, मैं लिखूंगा क्या बच्चा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं लिख भी देता हूँ, ध्यान सुनो, भूलना नहीं है। चलो थोड़ा कलर चेंज करते हैं अपन, ठीक है, मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे हेडिंग फिर से बनानी होंगी। क्या था हेडिंग बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तुमको जो मैं पहले समझाया बच्चा ना वो केवल डेरिवेशन था, थ्योरी नहीं था, बट थ्योरी मैं लिखूंगा यहाँ पे, थ्योरी भी लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो क्या है थ्योरी इसका, ठीक है, समझो। द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बोलो बच्चा, या ऑब्जेक्ट बोलो, या सेलेस्टियल बॉडी बोल लो, या टू बॉडी बोलो और बॉडी, है ना, ऑब्जेक्ट बोल लो और बॉडी भी चलेगा, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है फिर बॉडी है, ध्यान समझना। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और बॉडी क्या होगा बच्चा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके होगा बच्चा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड, एक और खास बात, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके होगा बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा बच्चा बताओ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम। दिस इज बच्चा, ये क्या है, ये स्टेटमेंट है किसका है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है, ठीक है ना। तुम क्या, जो मैं तुमको बताया था ना, है ना, 2 पॉइंट में, वही मैंने लिखा भी है। क्या लिखा है बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ मास के है। मैं दिखाया था ना कि यार, बोलो, दिखाया था ना कि ये तुम्हारा क्या था, m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोला था, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया बच्चा कि यही तुम्हारा जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होगा, इसके होगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा। दोनों पॉइंट मैंने बताए थे और सेम सेम मैंने लिखा भी है। और यहाँ तुमने कंक्लूड किया, तुम्हें क्या मिला बच्चा, F बराबर क्या मिल गया, G m1 m2 अपान में r का स्क्वायर, जहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैल्यू कितनी है बताओ, वैल्यू कितनी बच्चा बताओ, वह ये तुम्हारा है बच्चा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड kg के पावर -2। ये तुम्हारा क्या बच्चा बताओ, वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू है, कांस्टेंट G की वैल्यू है। कोई दिक्कत, ये तुम्हारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, यहाँ पे समझ में आया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अच्छा, ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, अब तुम समझो बच्चा कैसे। तुम्हारा जो अर्थ है ये रोटेट करता है और रिवोल्यूशन भी करता है, ठीक है ना, दोनों करता है, लेकिन सन के अराउंड करता है। समझो अगर तुम्हारा एक ये सन है और ये तुम्हारा एक अर्थ है, अगर इनके बीच में अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करेगा तो तुम्हारा बच्चा पृथ्वी कहाँ जाएगा, समझ रहे हो, गायब हो जाएगा, यूनिवर्स में खो जाएगा, समझे। तो ग्रेविटेशनल तुम्हारा जो पुल है बच्चा, इसको बांधे रखता है, क्या करता है बच्चा, इसको बांधे रखता है, इसको सोलर सिस्टम से बाहर निकलने नहीं देता है, समझ में आया। एक और खास बात, तुम्हारा जो चंद्रमा है ना, मून है, वो किसकी वजह से बाइंड है अर्थ की तरफ बताओ, ये भी तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है। अगर ये हट जाएगा तो तुम्हारा चंद्रमा भी गायब हो जाएगा, या हो सकता है तुम्हारा चंद्रमा दिखे ही नहीं अगले दिन। तो जब जितने भी तुम देख पा रहे हो बच्चा, चंद्रमा देख रहे हो, सूर्य देख रहे हो, सब किसकी वजह से है बताओ, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, ठीक है ना। अब डिटेल में समझेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चा नेक्स्ट टॉपिक, है ना, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस पे, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं समझाता हूँ, है ना, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से लेकर के चेक करते हैं बच्चा, है ना, तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो एक तरफ लिखते हैं बच्चा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, और एक तरफ ग्रेविटी लिखते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, और हम लोग इतना हाइप क्यों क्रिएट करते हैं कि ग्रेविटेशन अलग है, ग्रेविटी अलग है। तो उसका रीजन भी हम लोग देख लेते हैं बच्चा, क्यों अलग है और कैसे अलग है, और दोनों में कितने डिफरेंसेस हैं इसमें, ठीक है ना। जो एग्जाम में एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ठीक है, हर बार लगभग मैं ही पूछ लेता हूँ, ठीक है, कई बार एग्जाम में, तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है, ध्यान समझना। सबसे पहली बात, तुम्हारा जो ग्रेविटेशन है ये बच्चा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेविटेशन बोलते हैं, समझ में आया ना। ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन ही है, अलग नहीं है,
ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटेशन ही है। बट तुम्हारा जो ग्रेविटी होता है ये पर्सनल किसी एक प्लेनेट का होता है, सेलेस्टियल बॉडी का होता है, वो खुद का होता है। कैसे काम करता है, अरे मान लो बच्चा प्लेनेट है और इसके सरफेस के रेंज में तुम हो, सरफेस पे हो या सरफेस के एवब हो थोड़ा सा, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो बच्चा प्लेनेट होगा अपनी तरफ इस ऑब्जेक्ट को खींचेगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। यहां भी अट्रैक्शन ही है, ऑब्जेक्ट ये भी है बच्चा, क्या है, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। पहले समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले ग्रेविटेशन समझते हैं ना। ग्रेविटेशन क्या है तो समझो और लिखो। ग्रेविटेशन क्या है बच्चा, द फोर्स, अरे वाह फोर्स की स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, attraction between two object in the universe, in the universe। मतलब ब्रह्मांड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो तुम्हारा ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ ग्रेविटी ये डिफरेंट होता है। ग्रेविटी भी तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, बट किसका है, लिखते हैं पहले इसको। व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी इज आल्सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चा, लिखते हैं चलो। ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लैनेट which is placed on the surface of planet, on the planet or above the planet, above the planet। मतलब क्या बच्चा इसका, तुम्हारा जो ग्रेविटी है या अट्रैक्शन फोर्स ही है, किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट और प्लेनेट के बीच में है, ठीक है ना। लेकिन कैसे है कि अगर तुम्हारा बच्चा प्लेनेट है, कोई एक अर्थ का ही ग्रेविटी नहीं होता है। ये दिमाग से एक भ्रम निकाल दो कि ग्रेविटी इज ओनली फॉर अर्थ, ऐसा नहीं है, किसी भी प्लेनेट के लिए होता है, ठीक है ना। बट क्या होता है कि अगर ये प्लेनेट है बच्चा, तो इसके सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या सरफेस के ऊपर है, मतलब समझे ना, मतलब कुछ हाइट पे मान लो है या फिर उसके सरफेस पे ही है, तो उस टाइम पे जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रेविटी बोलते हैं। समझ में आया, ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the object and planet which is placed on the surface of planet and above the planet। मतलब या तो सरफेस के ऊपर प्लेस्ड है या सरफेस के एवो भी है, मतलब समझे, सरफेस पर ही है या सरफेस से ऊपर है, तो उस केस में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा ग्रेविटी। लेकिन पूरे यूनिवर्स की बात करो, है ना, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच में अगर ये तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है तो उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन है। यही मेजर डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन का। या तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशन है इज वैलिड फॉर, अच्छा वैलिड नहीं बोल सकते है ना यार, वैलिड मतलब ये कुछ अलग हो जाएगा। ग्रेविटेशन क्या बच्चा बताओ, ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल, ऐसे बोलो, ग्रेविटेशन इज अप्लीकेबल फॉर, किसके लिए बच्चा बताओ, अप्लीकेबल फॉर होल यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए बच्चा वैलिड है। बट इसकी बात करें अगर तो बच्चा ये किसके लिए अप्लीकेबल है बताओ, ये अप्लीकेबल तो है बट किसके लिए, इज ओनली फॉर प्लेनेट, इट इज अप्लीकेबल फॉर एनी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल समझते हो ना बच्चा, सेलेस्टियल बॉडी, स्पेलिंग सही नहीं है शायद मुझे लग रहा है, देख लेना ठीक है ना क्या स्पेलिंग होगा, सेलेस्टियल बॉडी और एनी प्लैनेट, है ना, कोई प्लैनेट होगा बच्चा, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, प्लैनेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो काम करने वाला है बच्चा अट्रैक्शन फोर्स, उसका नाम ग्रेविटी है। लेकिन अगर तुम ग्रेविटेशन की बात करो बच्चा, तो ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है बच्चा, यानी ब्रह्मांड में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा उसका नाम ग्रेविटेशन है। समझे, ये तुम्हारे मेजर डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। इतना अगर लिख दोगे तुम्हारा 2 नंबर पक्का है, ठीक है ना। और ये डिफरेंस है भी, इससे ज्यादा कुछ
मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तुम जानते हो बच्चा कि जो तुम्हारा ग्रेविटी है क्या है, जिस फोर्स से तुमको प्लेनेट अपनी सेंटर की तरफ खींचता है। मतलब अगर मान लो मैं सरफेस पे खड़ा हूं प्लेनेट के और मैं जंप किया तो जिस फोर्स से मुझे खींचेगा उसका नाम ग्रेविटी है ना। वो भी अट्रैक्ट ही कर रहा है, तुम नीचे की तरफ ही जा रहे हो। ग्रेविटी भी क्या है बच्चा, इट इज एन आल्सो टाइप ऑफ ग्रेविटेशन, बट हमने नाम दे दिया है कि अगर कोई प्लेनेट के लिए है तो तुम्हारा ये क्या होने वाला है, ग्रेविटी होने वाला है। एंड ग्रेविटेशन इज व्हाट, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए वैलिड है। ये मेजर डिफरेंस था, ठीक है ना। आज के एक और देख लेते हैं टॉपिक बच्चा, है ना, एक टॉपिक और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसके बाद अगला लेक्चर हम कर लेंगे जिसमें हो सकता है तुम्हें कुछ नया चीज मिल जाए, है ना, पॉसिबिलिटी तो है। लिख लो बच्चा, क्या लिखोगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। मतलब स्मॉल जी और कैपिटल बीच में क्या रिलेशन है, इसको डिराइव करते हैं अपन लोग। बड़ा आसान तरीका है इसको डिराइव करने का, है ना, बहुत बड़ा हाइप नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं बच्चा, सिंस वी नो दैट, फिर वही कहानी, हम जानते हैं, बहुत समझदार हैं। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बताओ, हमें जानते हैं बच्चा कि तुम F बराबर जो है, F विच इज फोर्स, है ना, एंड F बराबर क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, mg। बड़ा ही गड़बड़ मैंने लिख दिया ना, समझ में नहीं आया F बराबर mg कैसे हो गया। तो बच्चा समझो F बराबर mg कैसे हुआ। तुम जानते हो बच्चा फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है बात, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब तुम अगर अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो तुमको अर्थ खींच रहा है, क्लियर बात ना, लेकिन कितना एक्सेलरेशन काज करता है उस टाइम पे बच्चा, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्चुअल में ये जी ही है, ये क्या है बच्चा, जी ही है, कुछ और नहीं है। क्या है, जी है, स्मॉल जी है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है उसका वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, जी बोलते हैं, स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको। इसीलिए हम यहाँ F बराबर ma की जगह जी लिखे, क्योंकि जी तुम्हारा जी जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ही है, कुछ और नहीं। क्या बच्चा, एक्सेलरेशन ही है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। मतलब ए जहां पे था वहां पे जी कर दे। द रीजन इज कि दिस इज आल्सो एन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन व्हिच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। चलो सेकंड टॉपिक सुनो अब। अरे सेकंड नहीं, मतलब और, एंड समझते हो बच्चा, और, हाँ वही। F बराबर, अभी तुम पढ़े हो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्या पढ़े हो बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या पढ़े हो कि G होता है, M होता है अपान में R का स्क्वायर होता है। अभी पढ़े हो ना कि G M1 M2 अपान में R स्क्वायर क्या होता है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना। चलो इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं, लिख लेना, है ना, विच इज F क्या है बच्चा, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है ना। क्या बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। F बराबर G M1 M2 अपान में R स्क्वायर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, समझ गए। चलो अब इन दोनों इक्वेशन को कंक्लूड करते हैं। मतलब F यहाँ भी, F यहाँ ये है ना, तो सिमिलर हो जाएगा। F क्या हो जाएगा बच्चा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। यानी F बराबर क्या हो जाएगा, आप बताओ। जहां F है यहाँ, मतलब दोनों फोर्स के बारे में ही है, तो हम बोल सकते हैं बच्चा है, और दोनों ही फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। बोले यार, दोनों F क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ही है। F बराबर mg, तुम कितना फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, विच इज mg, वही तो mg है, कुछ और नहीं है mg, ठीक है। चलो तो यहां से कंक्लूड करते हैं, तो F को हटा दो, ठीक है ना। यानी दोनों चीज जो ये और ये हैं आपस में बराबर होंगे। यानी mg इज इक्वल्स टू होगा जी एम अपान में R स्क्वायर। और यहाँ से अगर तुम चाहो तो कि हम काट भी सकते हो बड़े आराम से, है ना। फिर क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा जी m अपान में R का स्क्वायर। दिस इज द एक्चुअल रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी, है ना। यही है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, समझे। बड़ा आसान था ना। आज के लेक्चर में इतना हम डिस्कस करने वाले हैं। कल जो भी तुम्हारा बचा कुचा रहेगा उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। लगभग इसके लिए कम से कम तुमको 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, है ना। डिटेल में पढ़ना है, वन शॉट मत देखो यार, वन शॉट मत देखो, डिटेल में पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो, ठीक है ना। मिलता है फिर किसी वीडियो में।